पटना कलम चित्रकला इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये संभव है कि ऑप्शनल हट गया है तो आप लोगों को जीएस टफ किया जाएगा और इसके तहत फिक्स कर दिया गया है कि जीएस में मान लें कि तीनों ही विषय हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, डीआई है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य होगा। तो पहला क्वेश्चन जो दे दिया अनिवार्य होगा। हिस्ट्री में भी इसी प्रकार किया कि पहला क्वेश्चन पिछले बार ऑप्शनल में अनिवार्य किया और उसके बीच को दो भाग में बांट दी। पिछले बार क्या था, हर क्वेश्चन 38 नंबर का रह रहा था। अगर संभव है एक क्वेश्चन छोटे छोटे स्टेप का दे दे, दोनों अनिवार्य कर और इस सभी को बनाना होगा। इसके बाद फिर दो क्वेश्चन जो बनाना है, अभी तक हिस्ट्री में रह रहा था 6 में 3 बनाए, इस बार पहली बार ऐसा होगा कि 4 में 3 बनाए। हिस्ट्री को भी टफ किया गया है इसलिए 4 में 3 बनाए, पहला अनिवार्य बनाए, बाकी 3 में कोई 2 बनाए। तो इसीलिए आपका टफनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा और आपको इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा कि हाँ बातों को बढ़िया से समझे। तो चलिए हम लोग ध्यान दें। इसमें टफनेस हार्डनेस स्तर बढ़ने का मतलब है कि किसी भी क्लास को आप गहराई से पढ़िए। हम लोग चल रहे थे पिछले क्लास पटना कलम चित्रकला में, हम लोग 2 क्लासेस पढ़ चुके। पहला हम लोग ओवरऑल व्यू सुने, फिर हम लोग देखे कि पटना कलम चित्रकला का विकास कैसे हुआ और इससे संबंधित जुड़े हुए चित्रकार कौन कौन है, तो तमाम बातें लिख चुके थे हम लोग। आज के क्लास में हम लोगों को चलना है कि ये जो चित्रकला है, पेंटिंग है, इसमें प्रयुक्त सामग्री क्या क्या थी और आज फिर हम लोगों को चलना है कि इस चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या। अब तक जितने बार बीपीएससी में परीक्षा हुआ हर बार यही क्वेश्चन आया है पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं पर प्रकाश डाल। तो विशेषताओं को भी हम लोग देखेंगे और एक स्टेप देखेंगे इसमें कौन कौन से सामग्री प्रयुक्त होंगे। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, हमको लगता है हेडिंग दिला दिए थे, जो नहीं हेडिंग दिए हैं हेडिंग दे दीजिए। पटना कलम चित्रकला में प्रयुक्त होने वाले सामग्री, पटना कलम चित्रकला में प्रयुक्त होने वाले सामग्री, प्रयुक्त होने वाले सामग्री। चलिए ध्यान दें, सभी लोग को हमारे साथ को बढ़िया से सुनना है। जो लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दोगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। देखो पेंटिंग करना है तो पेंटिंग करने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट सामग्री होगी ब्रश, पेंट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा पेंट, पेंटिंग करना है तो पेंट भी इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कैनवास। कैनवास का मतलब है कि कहां पर पेंटिंग करोगे, उसको हम लोग कैनवास कहते हैं। कागज पर करोगे, बेंच पर करोगे, दीवार पर करोगे, जमीन पे ही करोगे। जमीन में पेंटिंग होता है, होता है जिसको रंगोली कहते हैं, घर के आगे तुम बनाते हो। तो कहां पर पेंटिंग होगी उसको, उस जगह का नाम क्या है, कैनवास। तो इसमें कैनवास में क्या प्रयुक्त हुआ, पेंट में क्या प्रयुक्त हुआ, ब्रश में क्या प्रयुक्त हुआ, इन बातों को हम लोग चलेंगे। तो प्रयुक्त होने वाले सामग्री में 3 स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहला स्टेप इसका है ब्रश। अब ध्यान दीजिए, इनकी जो पेंटिंग टेक्नोलॉजी है बहुत ही बढ़िया कजली सिहेला तकनीक पर आधारित था। ये टेक्नोलॉजी थी इनकी कजली सिहेला। ये सब कुछ टेक्निकल वर्ड जिसका आप प्रयोग करोगे कि पटना कलम जो चित्रकला है उनकी चित्र करने बनाने की जो तकनीक थी वो कजली सिहेला तकनीक से प्रेरित थी। ये कजली सिहेला क्या, तो पेंटिंग करने में 2 चीज होते हैं। एक तकनीक को कहते हैं जिसमें हम लोग पहले से पेंसिल से एक लेआउट बनाते हैं जिसको पृष्ठभूमि कहते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब है कि पहले से एक कम डार्क पेंसिल लिए, उस पर एक स्केच कर लिए, इसको स्केच भी कर सकते हैं। तो स्केच करने के बाद फिर हम लोग चित्र से उसको पेंट से रंग दिए। तो ये स्केच मेथड का पेंटिंग हो गया। दूसरा, कुछ ऐसे चित्रकार होते हैं जिनको कोई तरह के स्केच बनाने की आवश्यकता पेंसिल से नहीं होती, डायरेक्ट ब्रश से सीधा पेंट करते हैं। सीधा ब्रश से पेंट करते हैं। तो बताओ भार किसमें पड़ेगा, सीधा ब्रश से पेंट करना। क्योंकि कहां पेंट करोगे, कहां पर से घूमोगे, ये बहुत टफ काम हो। और सीधा ब्रश से पेंट करने के लिए हम लोग को पतला ब्रश भी होना चाहिए जिससे हम एक आउटलाइन खींच सके, मोटा ब्रश भी होना चाहिए हार्डनेस जिससे हम बाकी, अब इसका भाव बनाना है, इसके मूंछ बनाने हैं, इसके नाक बनाने हैं, ओठ बनाने हैं, आंख बनाने हैं, बाल बनाने हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी अलग होंगे। तो जिसमें किसी भी पृष्ठभूमि का प्रयोग ना हो, कोई स्केच का प्रयोग ना हो, कोई पेंसिल से हम पहले से कोई लेआउट नहीं बनाए, सीधे ब्रश से ही पेंटिंग कर दें, तो इस तकनीक को कजली सिहेला तकनीक कहते हैं। तो यानी अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि इनके पेंटिंग में ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो लोग पेंटिंग जानते होंगे तो उसमें ब्रश में भी तुम सुना होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 0 नंबर ब्रश भी होते हैं। अभी ब्रश से हमको मोटा ब्रश चाहिए, पतला ब्रश चाहिए, बारीक चलाना है, हर नंबरिंग पे इनको तो और ज्यादा ब्रश का उपयोगिता है, कारण ब्रश से ही डायरेक्ट पेंट करना है बिना स्केच। तो इन सभी जो चित्रकार होते थे पटना कलाम के, तो वे इस ब्रश के निर्माता स्वयं होते थे, खुद से ब्रश बनाते थे। और ये ब्रश बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए जो ब्रश बनाते थे उसके लिए चिड़िया के पंख का प्रयोग करते थे। देखिए इनका पंख से ब्रश बनता था। ये ब्रश के बनाने के लिए पंख के बीच का डंटल भाग का प्रयोग करते थे। बीच वाला जो डंटल हिस्सा है उसका यूज करते थे और पंख के बाकी हिस्से को हटा देते थे, तो बीच का हिस्सा मिल गया। आप देखे होंगे पंख में बीच में खाली होता है, आप देखे होंगे पंख में बीच में क्या होगा, खाली हो। तो पंख में बीच में खाली स्थान रहेगा और इस खाली स्थान में अब डिपेंड करता था कि वो कैसा ब्रश बनाना चाहते हैं। अगर मुलायम ब्रश बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए गिलहरी के बाल का प्रयोग करते थे। कड़ा ब्रश बनाना है तो इसके लिए वे घोड़ा का बाल, भैंस का बाल, सुअर का बाल, ये सभी के बाल का प्रयोग करते थे। ये देखो चिंता नहीं कि भैंस का बाल होता कहां, भैंस का बाल कहां होता है, पूंछ में। ये नहीं समझना कि गर्दन और नाक में हो। घोड़ा का गर्दन पर हो तो भैंस का बाल पूंछ से ही ले ली। तो आपको ध्यान रखना है घोड़ा, भैंस, सुअर, इन सभी के बालों का हम लोग प्रयोग करते थे। बारीक 1 बाल, 2 बाल, मोटे, किसी स्तर के वे खुद से स्वयं ब्रश बनाते थे। अगर इन बालों को मुलायम बनाना होता था तो वो गर्म पानी में इसको उबालते थे और गर्म पानी में उबाल देकर के तब उस बाल को फिर से सेट करके पेंटिंग करते थे। मतलब एक ब्रश बनाने की भी इनकी एक प्राकृतिक तकनीक थी। ये आर्टिफिशियल कुछ नहीं था कि प्लास्टिक का ब्रश है और जैसे तैसे कर लिए, एक बड़ा नेचुरल ढंग से ये पेंटिंग करते थे और बिना किसी स्केच के पेंटिंग करने की तकनीक को क्या कहते हैं, कजली सिहेला तकनीक कहते हैं। तो बताओ अभी हम ब्रश के बारे में लिखाएंगे तो क्या क्लियर है सबका, तो नीचे लिख दीजिए पटना कलम चित्रकला में प्रयुक्त सामग्री, नीचे क देके लिख दीजिए पेंटिंग ब्रश। पेंटिंग ब्रश डैश देके लिख दीजिए, लिखे पटना कलम चित्रकला पटना कलम चित्रकला कजली सिहेला तकनीक पर आधारित चित्रकला थी। कजली सिहेला तकनीक पर आधारित चित्रकला थी। कजली सिहेला तकनीक पर आधारित चित्रकला थी।
आधारित चित्रकला थी जिसमें जिसमें बिना किसी स्केच या पृष्ठभूमि के सीधे ब्रश से ही चित्र बनाकर रंगने का कार्य किया जाता था। चित्र बनाकर रंगने का कार्य किया जाता था। चित्र बनाकर रंगने का कार्य किया जाता था। इससे जुड़े चित्रकार ब्रश का निर्माण स्वयं प्राकृतिक ढंग से करते थे। ब्रश का निर्माण स्वयं प्राकृतिक ढंग से करते थे। ब्रश बनाने में चिड़िया के पंख का प्रयोग होता था। ब्रश बनाने में चिड़िया के पंख का प्रयोग होता था। चिड़िया के पंख का प्रयोग होता था। पंख के बीच के डंठल भाग को लिया जाता था। पंख के बीच के डंठल भाग को लिया जाता था। बीच के डंठल भाग को लिया जाता था। डंठल भाग को लिया जाता था जिसमें आवश्यकता अनुसार विभिन्न पशुओं के बाल के प्रयोग किए जाते थे। आवश्यकता अनुसार विभिन्न पशुओं के बाल के प्रयोग किए जाते थे। विभिन्न पशुओं के बाल के प्रयोग किए जाते थे। मुलायम बाल के लिए गिलहरी के बाल, मुलायम ब्रश के लिए गिलहरी के बाल और कड़े ब्रश के लिए या कठोर ब्रश के लिए घोड़ा, भैंस, सुअर आदि जानवरों के बाल के प्रयोग किए जाते थे। मनुष्य आदि लगा दिया तो सब हो गया। घोड़ा, भैंस, सुअर आदि के बाल के प्रयोग किए जाते थे। बारीक चित्र बनाने के लिए एक और दो बाल वाले ब्रश प्रयुक्त होते थे। एक और दो बाल वाले ब्रश प्रयुक्त होते थे। तो अब देखो हम लोग पूरी बात सुन लिए किस पर? ब्रश पर। इसमें ब्रश का इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों था? कजली सिहेला तकनीक के कारण। कजली सिहेला तकनीक में क्या था? पेंटर किसी प्रकार का कोई पहले से स्केच नहीं बनाते, डायरेक्ट ब्रश से ही चित्र बनाने का काम करते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट था। और ब्रश वो लोग स्वयं बनाते थे, बाजारू ब्रश का यूज नहीं करते। दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे? पेंट। तो नीचे लिख दीजिए पेंट लिख के डैश। चलिए समझेंगे। चलिए, पेंट मतलब हो गया रंग। ध्यान दीजिए, पेंट से ज्यादा सुरक्षा शब्द क्या है? रंग है। लिखा है तो काटना नहीं है, ऑब्लिक में रंग चलेगा। अब ध्यान से सुनेंगे। रंग पटना कलम चित्रकला के सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कई विशेषता है जिसमें एक प्रमुख विशेषता रंग भी। कारण इनके जो चित्रकार होते थे वो रंग को प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते थे। ये देखो सबसे बड़ी विशेषता है। रंग भी आर्टिफिशियल यूज नहीं करते थे। रंग के लिए प्राकृतिक रूप से ही रंग को प्राप्त करते थे। या तो वो खनिज से रंग प्राप्त करेंगे, या खनिज नहीं है तो वृक्ष से प्राप्त करेंगे, फल से प्राप्त करेंगे, फूल से प्राप्त करेंगे। इन चीजों से प्राकृतिक ढंग से, पशुओं से प्राप्त करेंगे। ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान से समझना है। प्राकृतिक ढंग के जो रंग प्राप्त होंगे उसी का यूज करते थे। जैसे इनमें मेन प्रयुक्त होने वाले रंग नीला कलर था, काला कलर था, पीला कलर है, हरा कलर है। ये सभी इनका प्रमुख रंग है। इस पर ही सबसे ज्यादा वो फोकस करते थे। लाल कलर है। अब देखो लाल कलर का प्रयोग कैसे करते थे? तो लाल कलर के लिए वे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे। लाल बलुआ पत्थर अभी देखो एक प्रकार का क्या है? खनिज, प्राकृतिक खनिज है जिससे वो रेड कलर अपना निकालते थे। तो लाल बलुआ पत्थर से लाल कलर यूज कर लिया। हरा कलर कैसे लाते? तो वृक्ष के जो है तना के खाल पत्ते, वृक्ष से ही हरा कलर प्राप्त करते थे। यानी हरा कलर के लिए वृक्ष के पत्ते का प्रयोग कर लिए, वृक्ष के छाल का प्रयोग कर लिए। तो छाल और पत्ते से एक ग्रीन कलर बनाने का काम करते थे। नीला कलर नील से प्राप्त करते थे। नील की खेती होती थी तो नील पौधे से देखो नीला कलर प्रयुक्त कर रहा है। काला काजल से, अब देखिए काजल है उसी से काला कलर हो गया। काजल भी प्राकृतिक रूप से ही बनाया। कोई चीज घी जला दी और घी के जो जलने के बाद लौ है उसको ऊपर जो है जमा कर लिए, वो काजल है, उनके ब्लैक कलर में यूज हो जाए। और पीला कलर बनाने की तकनीक सुन के हंसी आए। पीला कलर के लिए सोचो कि ये सबसे ज्यादा ये प्रयोग करते थे और बड़ा नेचुरल बनाते थे। ये पीला कलर ये गोमूत्र से प्राप्त करते थे। गोमूत्र का मतलब है कि इनके जो चित्रकार होते थे वो गाय को खूब हल्दी खिलाते थे और गाय को हल्दी खिलाने के बाद उनको गोमूत्र को कलेक्ट करते थे और फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते थे। छोड़ने के बाद इसके जो ऊपरी भाग है उसको बहा देते थे, नीचे हल्दी के कुछ पार्ट रह जाते थे और वो पार्ट को फिर सुखा लेते थे और उसको पीस के पीला कलर बनाते थे। अब ध्यान दीजिए, अब हल्दी गाय खाई तो हल्दी खाने के बाद उसके जो गोमूत्र है वो अधिक पीला हो, उसमें हल्दी के कुछ अंश, कुछ पार्टिकल, कुछ कण रह जाए और वो गोमूत्र में भी हल्दी के कण उसके आएंगे और उसको 2-3 दिन स्थिर छोड़ने के बाद ऊपरी लेयर बहा के निचले लेयर जो कण है वो सुखा के पीला कलर बनाते। ये इतने नेचुरल होते। दूसरा, ये भी नहीं समझना है कि रंग जब इच्छा करेगा बना लेंगे। ये रंगों को बनाने के लिए बरसात का मौसम चुनते थे। बरसात में ही कलर बनाएंगे। क्यों? बरसात में जो वायुमंडल है उसमें नमी अधिक होगी, वर्षा होने से प्रदूषण कम होंगे और शुद्ध रूप से कलर इनको प्राप्त होंगे।
तो ये लोग देखिए, एक मौसम फिक्स था, कलर बनाने की तकनीक फिक्स थी, इतने विधियों से बनाते थे, तो निश्चित है कि इनका पेंटिंग सस्ता होगा कि बहुत महंगा हो, महंगा हो। इतना जो सोच समझ के पेंटिंग बना रहा है, चित्र कलर ही देख रहे हो कितना हाई टेक्नोलॉजी से बन रहा है, तो इसके कारण इनके चित्र महंगे होते थे। इसीलिए अब इनको बेचना होता था, तो क्या ज्यादा कलर का यूज करेंगे कि कम? कम से कम, जितना में काम चले। ज्यादा कलर यूज करेंगे, बैकग्राउंड बनाने लगेंगे, पृष्ठभूमि बनाने लगेंगे, तो फिर कलर ज्यादा चाहिए, कलर ज्यादा यूज करेंगे, बनाने की तकनीक महंगी है, फिर पेंटिंग महंगा हो जाए। तो इसीलिए मुगल शैली से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। तो चलिए हम लोग कलर पे चलेंगे, लिख दिया जाए, लिखे पेंट ऑब्लिक देखिए रंग, लिखिए पटना कलम चित्रकला की विभिन्न विशेषताओं में पटना कलम चित्रकला की विभिन्न विशेषताओं में उनके द्वारा प्राकृतिक रूप से रंगों के निर्माण करना, उनके द्वारा प्राकृतिक रूप से रंगों का निर्माण करना एक प्रमुख विशेषता रहा है, एक प्रमुख विशेषता रहा है, एक प्रमुख विशेषता रहा है। चित्रकारों के द्वारा रंगों के निर्माण के लिए बरसात के मौसम का चयन किया जाता था, रंग प्राकृतिक रूप से खनिज और वृक्षों के द्वारा तैयार किए जाते थे, खनिज और वृक्षों के द्वारा तैयार किए जाते थे, खनिज और वृक्षों के द्वारा तैयार किए जाते थे, खनिज और वृक्षों के द्वारा तैयार किए जाते थे। नीला रंग के निर्माण के लिए नील का प्रयोग किया जाता था, नीला रंग के निर्माण के लिए नील का प्रयोग किया जाता था, कॉमा काला रंग के निर्माण के लिए काजल का प्रयोग किया जाता था, कॉमा लाल बलुआ पत्थर से प्राप्त किए जाते थे, लाल बलुआ पत्थर से प्राप्त किए जाते थे, तथा हरा रंग के निर्माण के लिए वृक्ष के छाल और पत्ते का प्रयोग होता था, वहीं पीला रंग के निर्माण के लिए गाय को हल्दी खिलाकर गोमूत्र से इसे तैयार किया जाता था, गोमूत्र से इसे तैयार किया जाता था। एक बच्चे ने देखो ऑनलाइन में बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि सर इतना विधि क्यों किया, डायरेक्ट हल्दी से काहे नहीं बना दी? हल्दी से भी तो पीला बन सकता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हल्दी से भी पीला रंग बना सकते हैं, लेकिन है कि आप हल्दी से पीला रंग एक बनाए, पेंट कर दिए, दूसरा उसी को गाय को खिला के फिर गोमूत्र के प्रयोग में जो कलर है उसको सुखा के फिर उससे पेंट किए, तो दोनों के ड्यूरेशन में ड्यूरेबिलिटी में अंतर है। एक हल्दी वाला जो पेंट है वो जल्दी उड़ जाए, लेकिन इतने प्रोसेस के बाद जो पीला रंग है उससे पेंट कर दिए तो कलर कभी नहीं उड़ेगा। तो एक कलर पर था कि कितना दिन तक ज्यादा टिकाऊ रहेगा, उसी का पैसा लगना है। अब आप एक पेंटिंग करो जो मालूम चले कि उस समय खूब बढ़िया लगा और 2 महीने बाद उड़ गया, और एक पेंटिंग है 2 साल तक टिकाऊ, तो टिकाऊ प्रोसेस के लिए इतना विधान करते थे। बनाने के लिए सीधा भी बना सकते थे, पीला कलर का अधिक यूज था, लेकिन उन लोगों ने देखा कि इस तकनीक से जब हम पीला यूज करते हैं तो ज्यादा टिकाऊ कलर है, इसीलिए इतना विधि का प्रयोग किए। तो अब आप सभी लोग रंग भी समझ गए, इनका रंग तो बड़ा खासियत से भरा हुआ था। अब पेंट के बाद क्या है? कैनवास। तो नीचे लिख दीजिए कैनवास, कैनवास, कैनवास। चलिए सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। कैनवास का मतलब होता है कि इस चित्र को कहां बनाया गया था, वो कैनवास। तो कैनवास का मतलब आप सारे बच्चे समझ रहे हो कि पहला नंबर, इस चित्र को कहां पे बनाते थे? कागज पर। पटना कलम चित्रकला एक लघु चित्रकला की शैली थी। लघु चित्रकला का मतलब इसमें बड़े बड़े चित्र नहीं बनते थे, छोटे चित्र बनते थे जिसको फ्रेम में लगाकर दीवारों पर लटकाया जा सकता था। तो शुरुआत में जो चित्र जो भी बने हैं वो किस पर बने हैं? कागज पर। धीरे धीरे इसके डिमांड जब बढ़ने लगे, क्योंकि इसके मुख्य क्रेता कौन थे? अंग्रेज, तो उन लोगों ने इसको और प्रमोट किया, तो कागज के बाद धीरे धीरे यही सूती वस्त्र पर भी बनने लगा, सूती कपड़ा पर भी पेंटिंग होने लगा कि कागज से ज्यादा मजबूत कपड़ा हो। अभी कागज में पेंटिंग की, कपड़ा में की तो कपड़ा वाला ज्यादा टिकाऊ हो। फिर धीरे धीरे इसी को अबरख सीट पर बनाया जाने लगा, अबरख का जो सीट था उस पर पेंटिंग होना शुरू हो गया, और लास्ट स्टेप आते आते जब ये चरमोत्कर्ष पर पटना कलम चित्रकला पहुंचा तो इसे हाथी दांत में इसको बनाया जाना शुरू किया गया। हाथी दांत में पेंटिंग काफी महंगा पड़ता था, लेकिन इसके क्रेता अंग्रेज थे, इंग्लैंड में जाते थे, तो ये हाथी दांत में बैच के रूप में कहीं भी बटन के पास या कहीं भी उसको दीवार की खूबसूरती के लिए इसमें भी इसके पेंटिंग किए जाने लगे। तो ये पेंटिंग वाले इसके 4 कैनवास रहे। कैनवास मींस जिस स्थल पर पेंटिंग की जाए, तो सबसे पुराना क्या था? कागज, फिर सूती वस्त्र, उसके बाद अबरख सीट, अबरख के चदरा, और तब हाथी के दांत। तो लिख दीजिए जल्दी से, 10 लिखे पटना कलम चित्रकला
पटना कलम चित्रकला के कैनवास के रूप में, पटना कलम चित्रकला के कैनवास के रूप में, कैनवास के रूप में प्रारंभ में कागज के प्रयोग किए गए, कागज के प्रयोग किए गए। उसके बाद इसे सूती वस्त्रों पर बनाया गया, उसके बाद इसे सूती वस्त्रों पर बनाया गया। इन चित्रों को अब्रक के चदरे पर भी बनाया गया, इन चित्रों को अब्रक के चदरे पर भी बनाया गया, अब्रक के चदरे पर भी बनाया गया। चित्रकला के चरमोत्कर्ष में, चित्रकला के चरमोत्कर्ष में, चरमोत्कर्ष समझते हो ना, जो भी चरम पे है, मैक्सिमम पे है, चित्रकला के चरमोत्कर्ष में इस शैली के चित्रकला हाथी के दांत पर भी निर्मित किए गए, इस शैली के चित्रकला हाथी के दांत पर भी निर्मित किए गए, हाथी के दांत पर भी निर्मित किए गए, हाथी के दांत पर भी निर्मित किए गए, हाथी दांत पर भी निर्मित किए गए। अब ये बताएं, देखो इतना डिटेल क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में 2-3 पार्ट्स जुड़ेंगे, कहीं कहीं अब तुमको दे देगा कि बताओ पटना कलम चित्रकला के विकास का इतिहास और इस चित्रकला में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों का उल्लेख करें, तो विशेषता नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन का डिमांड होगा वही करना। अब तुम्हारे यहाँ भंडार रूम में सब चीज है, कोई चिल्ला रहा है कि आलू दम लाई तो तू बैगन सब्जी चला देगा, भंडार रूम में तो सब रहेगा। अभी नहीं है कि कोई मान लो आलू सब्जी लाई तो तुम कहा कि लीजिए ना, ये भी लीजिए, थोड़ा ये पूरी ले लीजिए, और लाएंगे फिर वो भी खिलाएंगे, तो मन मन गुना रहा है कि सब तो है, हम मांगे जो नहीं दिया, दूसरा चीज परस। तो तुमको क्वेश्चन में भी सेटर वैसे ही चिल्लाता है कि भंडार रूम से ये वाला निकालिए, अब कोई लड़का कह रहा है कि निकालिए बैगन सब्जी और मालूम चला रहा वाला के पास दिया, लड़के जो बुझाया उसको लिख दिया, तो नंबर उसी का कमाता है, जो तुमको कहा जाए सीधा वही निकालना। तो हम लोग तो अभी मान लो कि बनाने वाले हलवाई रोल में है, तो जितना सामग्री है सब मैक्सिमम बना के भंडार में स्टॉक कर दे, फिर वहां के डिमांड के अनुसार निकाल के आपको रखना होगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा है, यह है पटना कलाम चित्रकला की विशेषताएं। यही प्रश्न सबसे अधिक बार आया है, तो नीचे हेडिंग दे दें, पटना कलाम चित्रकला की विशेषताएं, पटना कलाम चित्रकला की विशेषताएं, पटना कलाम चित्रकला की विशेषताएं, विशेषताएं। देखो विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट है और हम चाहेंगे कि आप सारे बच्चे खूब बढ़िया से मेरे साथ ध्यान दो, इतना ध्यान से समझो कि विशेषताओं पर 1-1.5 पेज आराम से लिख सको। केवल विशेषता पे ही 1-1.5 पेज पन्ना लिखना है, ये वाला पार्ट आने का चांस सबसे ज्यादा है। जस्ट लाइक एकदम समझ लो पूरी रहना ही रहना, बाकी साइड से फिर कुछ भी दे दे, बात समझ रहा है ना। तो इसीलिए ये आइटम आपका सबसे खास है, तो आपको ध्यान रखना है विशेषताएं पर। तो विशेषता पर आपको हम पहले ध्यान दिलाएं, एक बार फिर से सब बच्चे चित्र को देखो और तब इनकी विशेषताओं पर हम चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे, आप ये देख रहे हैं ये मुगल चित्रकला है जिसमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। मुगल चित्रकला में बॉर्डर शॉर्डर भी बहुत बारीक ढंग से बनाए गए हैं, बीच में डबल लाइन देकर भी भरा गया है, अधिक से अधिक रंगों का प्रयोग, चटक रंगों का प्रयोग मुगल चित्रकला में खास चलते थे। यह भी चित्र मुगल चित्रकला का हिस्सा है। देख रहे हैं बॉर्डर कितना चौड़ा है, कितने डिजाइन के कलर का प्रयोग, कितना चटक रंग का प्रयोग। यही चित्रकार जब लोकल लेवल पर जाता है औरंगजेब के बाद, तो इन्हें अब उतना पेंट का पैसा कहां से आएगा, कमर्शियल रूप से पेंटिंग करना है, तो इसमें देखो बदलाव अचानक दिखाई देगा। ये बॉर्डर गायब हो जाएंगे, ये पृष्ठभूमि बना के चित्र बनाया गया है, पृष्ठभूमि मतलब ये स्केलिंग करके, लेकिन पट्टा कला में स्केलिंग गायब है, डायरेक्ट बनाया हुआ। पृष्ठभूमि का अभाव होगा, बॉर्डर का अभाव होगा, चटक रंग नहीं मिलेंगे और अचानक विषय वस्तु चेंज हो जाएगी। पहले मुगल चित्रकला, देखो अगला दिन का क्लास आपका यही है, मुगल चित्रकला वर्सेस पटना कलाम चित्रकला, हम लोग तुलना करेंगे क्या कॉमन है क्या चेंज करके। तो इसमें सबसे बड़ा चीज आप देख पा रहे हो कि इसमें जो चित्र के विषय वस्तु है ये राजशाही है, मुगलों का दरबार, राजा, उनकी पत्नी, ये सभी का मेन कैसे पंखा होकर है, कैसे क्या कर रहा है, सेंटर बिंदु पर राजशाही चल रहा है। विश्व में पहली बार पटना कलाम चित्रकला आया जिसके सेंटर बिंदु पर आपको देख रहे हो कोई बेचारा का कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं, पेंट कम से कम लगाना है, सीधे ब्रश उठाना है, डायरेक्ट रंग देना है। अब ठीक से आदमी को भी देखते जाना, चित्रकार जो आदमी बनाते थे, मोटा बनाते थे कि दुबला पतला, मीडियम, जो चित्र जितने भी बने हैं ठीक से देखना, मूंछ बनाते थे कि नहीं, बाल था कि नहीं, ठीक से देखो, पगड़ी लेकिन बाल रहेगा अंदर, इनके भाव पतले हैं, आईब्रो बनाया हुआ है कि मोटा मोटा है, तो इस सब ध्यान देगा भी चित्रकार का मतलब क्या है, नाक कैसे है, मुंह कैसे है, गर्दन कैसा है, दुबला पतला है, मोटा है, भाव कैसा है, मूंछ है कि नहीं, ये सब अगर देखना शुरू कर रहा है चित्रकार, वही उसकी विशेषता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तारी ले जाता व्यक्ति, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हम लोग इंपॉर्टेंस यह है कि एक सामान्य जनजीवन, एक सिंपल जनजीवन को भी चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना जनसाधारण व्यक्ति को, एक इतना साधारण कार्य को भी प्रिंट ने स्थान दिया है, ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ी विशेषता होगी। दूसरा नंबर आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो महिला है कितना बढ़िया, किस वेशभूषा में है, पाश्चात्य की भारतीय, एकदम भारतीय वेशभूषा में, साड़ी में है, आंचल है कि नहीं, एकदम सिर पर आंचल है। महिलाओं को जब भी बनाया गया है तो देखो चित्रकार ने कितना ध्यान दिया, ये बिजनेस करने वाली महिलाएं हैं लेकिन फिर भी स्लिम बॉडी बनाया गया, बहुत मोटे तगड़े नहीं बनाया गया, ये भी ध्यान देगा। आजकल की महिलाएं मछली बेचती है तो 80 किलो से ऊपर रहती है, अरे वाह। तो इधर जो देख रहे हो इस चित्रकार को देखो कितना बारीक ढंग से इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट अगला नंबर देखें तो इन व्यक्तियों को देख के आपको पता चलेगा मूंछों पर कितना ध्यान, शायद ही चित्र मिलेगा जो बिना मूंछ का, शायद ही मिलेगा जिसमें भाव मोटे ना हो, सभी में भाव मोटे हैं, सभी में आप देख रहे हो। आप विषय वस्तु देखते जाओगे, यातायात के साधन एक विषय में आपने देख लिया, इसमें आपने देखा किस प्रकार वस्त्र का उत्पादन कर रहा है, आपने देखा कि किस प्रकार हाथी की सवारी कर रहा है, ये एक पर्यटक स्थल के रूप में कौन है, गोलघर है। इसमें प्रकाश और छाया, इस शैडो के पाप को भी उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से दिखाया, पालकी जा रहे हैं। अगला नंबर आप देखें इस पक्षी के जो चित्र बनाया गया, चित्र पर ध्यान दें, एक एक बाल को बारीक ढंग से बनाया, पैर इनके जितने होने चाहिए उस पैर के अनुपात में ही इनके शरीर है, और पैर के अनुपात में ही इनके चोंच है, पैर के अनुपात में ही इनके गर्दन है। आपको पक्षी के बारे में लिखना होगा कि चित्र देख के क्या लग रहा है, तो आपको अपने से सुनोगे बढ़िया से। जब आपको आएगा पटना कलाम चित्रकला की विशेषताएं, तो आपको कहना है कि पटना कलाम चित्रकला के जो चित्रकार थे वे पक्षी के ऐसा चित्र बनाए थे
जिससे मालूम चलता है कि वे पक्षी विज्ञान के एक अच्छे जानकार थे। उनको खूब बड़ा करके एकदम फुलाना है। उन्होंने पक्षी के चोंच, गर्दन, पैर, उनके शरीर में बहुत ही अनुपात को उन्होंने बैलेंस रखा, संतुलित रखा। पंखों को भी बहुत बारीक ढंग से उकेरित किया है। इसके चोंच भी बहुत बारीक ढंग से बनाए गए हैं। तो इस पक्षी पर खूब कस के चलेगा, आदमी के चित्र पे कस के चलेगा। तो अब इसमें एक कौन है? सपेरा। सपेरा भी देख रहे हैं सीधा सीधा। अगला नंबर पालकी, फिर नेक्स्ट नंबर मदारी। एक मदारी है, कसरत नहीं करवाने लायक, एक मदारी था। तो अब हम लोगों को समझना है उसूल। पटना कलाम चित्रकला की विशेषताओं को लिखना है। तो हम प्रयास करेंगे कि आप सारे बच्चे विशेषताओं को समझो ठीक से। पहली विशेषता आपने जो सीखा वो जस्ट पिछला पार्ट में आपने सीखा क्या? तो इनके चित्रकला की एक विशेष टेक्नोलॉजी थी। उस टेक्नोलॉजी का हमने एक नाम लिखा है, क्या है? अब ये जो कजली सिहेला जो इनकी तकनीक है, आप लिखोगे कि पटना कलाम चित्रकला की तकनीक कजली सिहेला पर आधारित था, जिसमें किसी स्केच का प्रयोग नहीं किया जाता था, ब्रश से सीधे चित्र बनाए जाते थे। एक विशेषता। दूसरी प्रमुख विशेषता हो गई पटना कलाम चित्रकला एक बताओ बृहद है कि लघु है? ये एक लघु चित्रकला है। और ये लघु चित्रकला में ही लिख दोगे कि यह एक लघु चित्रकला था, जिसमें छोटे फ्रेम में दीवार पर इन चित्रों को लटकाए जाते थे और इन चित्रों को प्रारंभ में कागज, फिर सूती वस्त्र, फिर अबरक के चदरे और फिर हाथी दांत में बनाए गए। हाथी दांत पे कैसे बनाए? अब हाथी के दांत है तो ये हाथी के पतला दांत हो। अब इस दांत पे ही चित्रकार यहाँ पे एक ऐसा चित्र बना रहा है कि इसके बीच में कई चित्र, मछली बेचता हुआ सिंपल छोटे छोटे कई चित्र बनाए। और तुम हाथी दांत पे हासिल करो। आजकल भी तुम देखा होगा चावल के दाना में तुम्हारा फोटो डाल दे, नहीं देखा है? अकबर के समय जो चित्रकार थे, चावल के दाना पर चौगान घोड़ा खेलते हुए पोलो का चित्र बना दी। तो चावल के दाना में चित्र बन गया, तो हाथी के दांत। हाँ, अभी हाथी दांत वाला फोटो देखना, चलो उसको निकालते हैं, नेट से देख लीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग देखें तो लघु चित्रकला की विशेषताएं भी हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। तीसरा नंबर खूब बढ़िया से सुनते जाओ। तीसरी प्रमुख विशेषता, सबसे ज्यादा मेन फोकस इसी पे करो। पटना कलाम चित्रकला में पहली बार एक सामान्य जन साधारण के जनजीवन को चित्र के माध्यम से जीवंत रूप से दर्शाया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ। अगला नंबर कहोगे कि पटना कलाम चित्रकला की जो विषय वस्तु है, इनकी विषय वस्तु क्या थी? तो विषय वस्तु इनका खुद देखे जो अभी आपको दिखाए, तो ये आपने देखा बाजार का विषय वस्तु है, इनका दर्शनीय स्थल का विषय वस्तु है, इनका किसी त्योहार का विषय वस्तु है, इनका और जल्दी से बोलो किसमें? इसमें यातायात का विषय वस्तु है, यातायात का विषय वस्तु है। देखो इनका जो विषय वस्तु क्या है? धार्मिक विषय वस्तु है। अब इसी में हल्का लिखना, ये नहीं कि जितना फोटो देख लिया बल्कि मनोरंजन इनका विषय वस्तु है, बस ये लिखने से ही हो गया। अभी नहीं कि इन्होंने मदारी बनाया, इन्होंने सपेरा बनाया, ये सब नहीं करना। ये अंदर अंदर बहुत कुछ बोल रहा है। बाजार विषय वस्तु है, इसमें सब हो गया। बाजार विषय वस्तु का मतलब क्या हुआ? कि मछली बेचने वाली महिलाएं हैं, बाल बनाने वाला एक व्यक्ति है। नाई नहीं लिखना, जाति सूचक शब्दों से बचना। कपड़ा धोने वाला व्यक्ति लिखना, कपड़ा धोने वाला धो। कोई लड़का ऐसा लिखता है कि एकदम पूरे जाति सूचक ही लिख देगा, कपड़ा धोने वाला धोबी, बाल बनाने वाला नाई। अरे कोई जरूरी बाल बनाने वाला नाई ही जाति का हो? वो दूसरे जाति का भी आजकल सैलून तो कोई जात खोल के बैठा हुआ, केवल सैलून नहीं लिख के ब्यूटी पार्लर लिख देता। बात समझ रहे हो? तो कोई जाति खोले हो, कपड़ा धोने वाला जरूरी है तो धोबी जाति का होगा? नहीं, कोई जाति जो जिसको जहां समझ में आ रहा है एंट्री मार दे रहा। सोना बेचने वाला जरूरी है, सोना नहीं होगा? नहीं। हाँ, उस जमाने के लिए चले। तुमको कहना भी है तो सोनार नहीं लिख के शिल्पकार कह सकते हो। शिल्पकार, इसमें जो लकड़ी वाला, सोना वाला, लोहा वाला सभी इसमें शामिल हो। तो इनकी जो विषय वस्तु है सिर्फ ये दिखाओगे। हाँ, लिखने का दिल करे तो थोड़ा हल्का कर दो कि इसमें बाल बनाता हुआ व्यक्ति, मछली बेचती हुई महिला, कपड़ा धोता हुआ या कपड़ा साफ करता हुआ व्यक्ति, इन सभी सामान्य जनों को भी चित्र में दर्शाया गया है। दर्शनीय स्थल में गोलघर, अभी हम लोग देखे थे। इसमें त्योहार में होली कैसे मनाएंगे, दशहरा की भीड़ कैसे होगी, सभी चित्र में दिखाया हुआ है। यातायात में घोड़ा, हाथी, पालकी, ये सभी का चित्र है। धर्म में मंदिर, मस्जिद, ये सभी का चित्र है। ये शिल्पकार में आपने देखा लोहा के शिल्पकारी करते हुए, कपड़ा बुनते हुए, सोना के शिल्पकारी करते हुए, इन सभी का चित्र है। तो हम समझते हैं 3-4 लाइन नहीं लिखाएगा तुमको, विषय वस्तु पर आराम से 3-4 लाइन लिख देंगे। अब इसमें हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो पटना कलाम चित्रकला की अगली विशेषता क्या है? चटक रंग का प्रयोग है कि हल्का? हल्के रंग का प्रयोग है। एक लड़के ने देखे हम ऑनलाइन में, हमसे कमेंट्स में यहाँ पूछा, अभी जस्ट कमेंट है कि सर पीला काला सब बता दिए, बाकी रंग कैसे बनाते थे? तो अरे बाकी दो रंगों के मिश्रण करके किसको ज्यादा करेंगे किसको कम करेंगे, उससे फिर अलग कलर तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग देखें कि चटक रंग के स्थान पर हल्के रंग का प्रयोग है। बोलो क्या इसमें किसी प्रकार की पृष्ठभूमि है? नहीं। क्या इसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया? नहीं। तो बॉर्डर का प्रयोग नहीं किया गया। अगला नंबर पटना कलाम की विशेषताओं में ध्यान देंगे व्यक्ति के चित्र पर। चित्रकार व्यक्ति के चित्र कैसा बनाए? तो आपको कहना है मुखमंडल कैसा है? मुखमंडल का मतलब है चेहरा। तो मुखमंडल पतला है, इसका बड़का मुंह नहीं बना है। मुखमंडल पतला है। बोलो मूंछ है कि नहीं? मूंछ है। भौं और बाल गहरे हैं। गहरे, कोई आदमी का बाल बड़ा हुआ नहीं, गहरा है। और भौं भी पूरा मोटा है। तो भौं और बाल एक गहरे हैं। इसके बाद अब कैसा है? इनकी काया कैसी है? पतली काया है कि मोटी काया है? तो आपको कहना मीडियम नहीं लिखना है, आपको कहना है पटना कलाम के चित्रकारों ने व्यक्तियों के चित्र की काया इस प्रकार की बनाए हैं कि जिसमें पता चलता है कि न वहां सूखी हड्डी है और न कहीं मांस का लोथड़ा। अंदर अंदर सब होगी। बात समझो, आपको मीडियम की जगह ऐसा वर्ड लिखना है कि ना हड्डी नजर आ रहा है और ना मांस का लोथड़ा। वो पढ़ने वाला जांचने वाला समझ लेगा कि मीडियम श्रेणी का बना हुआ। अब बताओ ये लाइन क्लियर है सबका? तो ये व्यक्तियों के चित्र की विशेषता हो गई। पक्षी का तो आपको बता देना है कि पक्षी के चित्र इतने बारीक ढंग से बनाए जैसे उन्हें पक्षी विज्ञान की गहरी जानकारी हो, एकदम फुला देना। गर्दन, चोंच, बाल, बॉडी सब बढ़िया से। पंख का भी कहना है कि एकदम बहुत महीन बारीक उकेरन पंखों का किया। तो हम समझते हैं पक्षी भी खूब बढ़िया से लिखा जाएगा। तो अब ये बताओ, इतना ही तुम अगर लिख दोगे तो देखोगे कि एक पन्ना क्रॉस कर, ये अगर इतने याद है तो एक पेज तब जाएगा। बाकी अगर इसमें जो लड़का खींचना शुरू कर दिया, मछली बेचती महिला और फिर महिला के साड़ी या पल्लू, बात समझ रहा है ना? तो ऑटोमेटिक और लंबा हो जाएगा। तो वो इमरजेंसी लैंडिंग में वहां बढ़ाना, ऐसे सामान्यतः सब पे हल्के हल्के नहीं निकलते चले जाना है। तो अब ये बताएं, इसको अभी लिखाना शुरू कर रहे हैं तो ये लाइन क्लियर हो गया सबका ना? लिख दीजिए, लिख दें, डैश देंगे। पटना कलम चित्रकला, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषता में से एक, प्रमुख विशेषता में से एक, कभी गलती से टाइट लाइन नहीं लिखना कि प्रमुख विशेषता ही था।
कहना है प्रमुख में से एक, आप सोच रहे हैं तो सब है, एक हम बता रहे हैं। बोल बात समझ रहा है? तो प्रमुख विशेषता में से एक उनकी कजली सिहेला तकनीक थी। उनकी कजली सिहेला तकनीक थी। उनकी कजली सिहेला तकनीक थी, जिसमें बिना किसी स्केच के, जिसमें बिना किसी स्केच के सीधे ब्रश द्वारा चित्र बनाने का कार्य किया जाता था। सीधे ब्रश द्वारा चित्र बनाने का कार्य किया जाता था। दूसरा नंबर लिख लीजिए, पटना कलम चित्रकला पटना कलम चित्रकला एक लघु चित्रकला शैली थी। एक लघु चित्रकला शैली थी। देख लो इनका पेंटिंग यहाँ पर नजर आ रहा है। एक शिल्पकार है, पिछला पेंट थोड़ा सा जो पेंटिंग आपको दिखाया वो फट जा रहा था, समझ वगैरह बढ़िया से नहीं देख पा रहे थे। इसमें दो देख रहे हो, सबसे दुबला पतला शिल्पकार ही होते हैं, क्योंकि दिन भर कठोर मेहनत करते हैं, फिर भी कहीं सूखी हड्डी इनकी नहीं दिख रही, और ना कहीं भी एकदम बॉडी फिटनेस जो चाहिए वो है। दूसरा, इनके जो मूछें देख रहे हैं, सभी चित्र में मूछों पर बड़ा ध्यान दिया है कलाकार, इसलिए तुम देख रहे हो मूछ पतला है कि मोटा, मोटा है। भाव पर ध्यान, कहीं नहीं लग रहा कि ब्यूटी पार्लर में आईब्रो बनवाए हैं, एकदम घना मूछ है और घना भाव है, घना आंख की पिटनी है, और बाल भले ही टकला किए हुए हैं लेकिन घना बाल। तो इसीलिए ये सब जो देख रहे हो ना, ये इनकी विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता होगी। तो आपको ये चित्र इसीलिए लाए ताकि अब इसमें मूछ, ये सब खाली देखे रहोगे तो परीक्षा में अपने कलम चले। पटना कलम देखते ही तुम्हारी कलम चल देंगे कि याद आ रहा है, बहुत फोटो देखे, और वो सब लिखने लगा तो हो गया तुम्हारा। तो चलिए इनको उड़ा दिए, अब जल्दी से फटाफट हम लोग चले। तो पटना कलम चित्रकला लघु चित्रकला थी, लघु चित्रकला थी, जिसमें चित्र को लटकाए जाते, दीवालों पर लटकाए जाते थे, जिसमें चित्र को दीवार पर लटकाए जाते थे, चित्र को दीवार पर लटकाए जाते थे। इसके कैनवास में, इसके कैनवास में कागज, कागज कोमा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र कोमा अबरक के चदरा, अबरक के चदरा कोमा हाथी दांत के प्रयोग होते थे, हाथी दांत के प्रयोग होते थे। चलिए नीचे अगला नंबर पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए शाही दरबार के चित्रकला के विपरीत, शाही दरबार के चित्रकला के विपरीत, शाही दरबार के चित्रकला के विपरीत इसमें पहली बार जन सामान्य के जीवन को, पहली बार जन सामान्य के जीवन को, जन सामान्य के जीवन को कैनवास पर रंगों द्वारा सजीवता के साथ चित्रित किया गया, कैनवास पर रंगों द्वारा सजीवता के साथ चित्रित किया गया, सजीवता के साथ चित्रित किया गया, सजीवता के साथ चित्रित किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए, पटना कलम चित्रकला की विषय वस्तु, पटना कलम चित्रकला की विषय वस्तु मनोरंजन, मनोरंजन जिसमें सांप का खेल दिखाता व्यक्ति, सांप का खेल दिखाता व्यक्ति, रस्सी पर करतब करता व्यक्ति, रस्सी पर करतब करता व्यक्ति, बाजार का दृश्य, बाजार का दृश्य जिसमें मछली बेचती महिला, मछली बेचती महिला, कपड़ा धोता व्यक्ति, कपड़ा धोता व्यक्ति, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल गोलघर, गोलघर, शिल्पकार, शिल्पकार जिसमें कपड़ा बुनता व्यक्ति, कपड़ा बुनता व्यक्ति, लोहा सोना लकड़ी का कार्य करता व्यक्ति, लोहा सोना लकड़ी का कार्य करता व्यक्ति, कार्य करता व्यक्ति, त्योहार होली दीपावली, होली दीपावली, यातायात, यातायात जिसमें पालकी घोड़ा हाथी, पालकी घोड़ा हाथी, धर्म, धर्म जिसमें मंदिर मस्जिद, धर्म, धर्म जिसमें मंदिर मस्जिद आदि को बहुत ही बारीक ढंग से,
बहुत ही बारीक ढंग से सजीवता के साथ चित्रित किया गया था, बहुत ही बारीक ढंग से सजीवता के साथ चित्रित किया गया था, सजीवता के साथ चित्रित किया गया था। अब बताओ, पॉइंट्स रखने का जरूरत है? एक बार केवल स्ट्रिप दिमाग में बैठाया, कलम तो ऑटोमेटिक चलेगा तुम्हारा। जल्दी से अगला पॉइंट्स लिख दो, कंप्लीट ही करेंगे आज, इसको खत्म करो। और अगला दिन कल पटना कलम पे अंतिम क्लास होगा, फिर उसके बाद एक दिन क्वेश्चन राउंड समझाएं, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे बनाना। तुमको अभी गोदी में लेके चल रहा है, गोदी में। बीपीएससी में इतना गोदी में लेके कोई नहीं चले। बीपीएससी में लेक्चर दिया, बाकी तू समझो लिखेगा कैसे। गौतम बुद्ध ने 6 साल पर कठोर तपस्या से ज्ञान आया, और यहाँ तुमको सब ई है तो लिख ले, क्वेश्चन ऐसे है तो ऐसे करना, ये सब बता दे रहा है। तब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो मुस्कुराओगे कि वो ई आया है तो ई वाला पार्ट इतना लिखना। तो तुम्हारे लिए कहीं समस्या नाम का चीज नहीं है, इसलिए एकदम आराम से, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट भी, तो इसलिए इसमें एकदम आराम से चल रहा है। तो 2 दिन और पटना कलम लेंगे, पटना कलम खत्म, तब पाल कला पढ़ेंगे, मधुबनी चित्रकला, फिर लोकल चित्रकला, 6-7 दिन चलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी, एक प्रश्न अवश्य तुमसे बन जाए। तब फिर हम लोग 2 स्टेप और उसके बाद देखेंगे, हिस्ट्री फिर लगेगा कि हाँ एकदम आराम से बना पाएंगे हम। इस बार तो प्रश्न का लेवल अब थोड़ा मजेदार हो जाए। 6 में 3 मजा ही नहीं आता, और 4 में 3 वो भी पहला अनिवार्य, तो बहुत मजेदार होने वाला है। समझ रहा? जो लोग एकदम सीरियस है, ध्यान दे रहा है, बढ़िया कर रहा है, वो लोग कुछ अच्छा कर पाएगा कि हाँ एकदम हमारा सही हो गया। तो चलिए जल्दी से नीचे अगली विशेषताएं लिखते, डैश देके लिखिए, इस चित्रकला में, इस चित्रकला में हल्के रंग के प्रयोग किए जाते थे। हल्के रंग के प्रयोग किए जाते थे। इसमें बॉर्डर और पृष्ठभूमि का, इसमें बॉर्डर और पृष्ठभूमि का अभाव दिखता था, बॉर्डर और पृष्ठभूमि का अभाव दिखता था, अभाव दिखता था। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए, लिखिए, इस शैली से जुड़े चित्रकार, इस शैली से जुड़े चित्रकार व्यक्तियों के चित्र, व्यक्तियों के चित्र बहुत ही सजीवता के साथ चित्रित करते थे, बहुत ही सजीवता के साथ चित्रित करते थे। मुखमंडल, मुखमंडल बोलो, चौड़ा है कि पतला? पतला। और फैला हुआ कि लंबा? लंबा। मुखमंडल पतला और लंबा है, ध्यान रखना। मुखमंडल पतला और लंबा। मूछे, मूछे बड़ी बड़ी, मूछे बड़ी बड़ी। भौं और बाल घने, भौं और बाल घने, भौं और बाल घने। तथा, तथा मानव की ऐसी काया बनाते थे, मानव की ऐसी सुडौल काया बनाते थे, इन्हें सुडौल लगा दो तो और सुंदर। मानव की ऐसी सुडौल काया बनाते थे, सुडौल काया बनाते थे, जिसमें न कहीं सूखी हड्डी थी, जिसमें न कहीं सूखी हड्डी दिखती थी, न कहीं सूखी हड्डी दिखती थी, और न कहीं मांस का लोथड़ा, और न कहीं मांस का लोथड़ा। तो हम समझते हैं कि व्यक्ति के बारे में तो आप लोग खूब बढ़िया से लिख सकते हो, नीचे डैश देके। अब हम लोग किसके बारे में चलेंगे? पक्षी। एक पन्ना हो गया, एक पन्ना पहुंच गया। अब ये बताओ, परीक्षा में 2 टेल हेड जुड़ा रहेगा तो नहीं आराम से भरपेट लिखाएगा जी। तो इसमें क्वेश्चन लिखने के पैटर्न चलोगे तो तुमको ये चिंता नहीं रहेगा कि इतना लिखाएगा कैसे, रोकेगा कैसे, हमेशा ही चिंता रहेगा, तो इसलिए उसकी चिंता नहीं रहेगी। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके लिखे, इस शैली में निर्मित, इस शैली में निर्मित पक्षी के चित्र देखने के बाद, इस शैली में निर्मित पक्षी के चित्र देखने के बाद, पक्षी के चित्र देखने के बाद यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि चित्रकारों को, कि चित्रकारों को पक्षी विज्ञान की गहरी जानकारी थी, चित्रकारों को पक्षी विज्ञान की गहरी जानकारी थी, पक्षी विज्ञान की गहरी जानकारी थी, पक्षी विज्ञान की गहरी जानकारी थी। उनके द्वारा, उनके द्वारा निर्मित पक्षी के चित्र में, निर्मित पक्षी के चित्र में पैर, गर्दन, चोंच, शरीर, पूंछ, 2-4 चीज लिखना पक्षी के ऊपर देख रहा है, पक्षी के 4 भाग में लिख सकता है। पक्षी के पैर, गर्दन, चोंच, पूंछ, शरीर, पंख, सभी को, नालायक बोला, पूछ नहीं था, पक्षी कैसे बनेगा? पूछा नहीं लगा नालायक। सभी को सही आनुपातिक रूप में, सभी को सही आनुपातिक रूप में, सभी को सही आनुपातिक रूप में चित्रित किया गया था, आनुपातिक रूप में चित्रित किया गया था। इसके पंख को भी, इसके पंख को भी बहुत ही बारीक ढंग से बनाए गए थे, इसके पंख को भी बहुत ही बारीक ढंग से बनाए गए थे, बहुत ही बारीक ढंग से बनाए गए थे। चलिए, तो अब ये बताओ
पटना कलाम चित्रकला की विशेषताओं पर आपके कलम खूब चल जाएंगे। अब 2 पार्ट और पढ़ने हैं, इसमें मुगल चित्रकला से इसकी तुलना और फिर पटना कलाम चित्रकला का पतन कैसे हुआ। इन दोनों के साथ कल बीपीएससी का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे क्या क्या आया और तब क्या आ सकता है, उस पर अभ्यास 1 से 2 दिन चलेगा, तब पटना कलाम पूरा कंप्लीट आपका माना जाएगा। तो आज का क्लास क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट विषय की हम लोग आगे पढ़े। डीआई थोड़ा सा छोटा क्लास डीआई का हो जाएगा, क्योंकि पटना कलाम थोड़ा बड़ा था, तो डीआई लेकिन पढ़ेंगे छोटे छोटा सा सही, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे ही